हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेथड, विच इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही इस मेथड के क्या डीमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी हेडिंग आएगी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के दूसरे नाम भी हैं जो आपको याद रखने हैं। इस मेथड को हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चंस में आपके दूसरे नाम भी लिखे आ सकते हैं, तो आपको इस मेथड के दूसरे नाम के बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें लिखा है कि अंडर दिस मेथड, as the value of asset goes on diminishing year after year, the amount of depreciation charged every year also goes on declining. इसका मतलब है कि जब आप इस मेथड का यूज करते हो, तो जिस तरह आपकी एसेट की वैल्यू हर साल लगातार कम होती जाती है, उसी तरह जो आपका डेप्रिसिएशन भी होता है वो लगातार हर साल कम होता जाता है। यानी ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड से अलग है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम लगता है, पर अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, तो आप हर साल डेप्रिसिएशन कम लगाते हैं। आपका हर साल डेप्रिसिएशन लगातार कम होता जाता है। इसे और बेटर समझने के लिए और किस तरह इस मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिखा है कि इफ अ मशीन इज परचेज फॉर ₹10,000 एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, the depreciation will be charged as under। इस एग्जांपल के अंदर आपको मशीनरी की परचेज प्राइस दे रखी है 10,000 और आपको 10% के हिसाब से हर साल डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है बाय यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यहां हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर हम जानते हैं कि आपके एसेट की वैल्यू 10,000 है, तो अगर आप 10,000 पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे 10% की रेट से फॉर द होल ईयर, तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1,000। देन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका है कि जो आपकी कॉस्ट है उसमें से आप डेप्रिसिएशन को लेस करें। आपने मशीन को 10,000 में खरीदा है, 1,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लगाया है, तो सेकेंड ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 10,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 9,000 आएगा। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है 9,000। नाउ हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ईयर के अंदर आप 9,000 पे 10% डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। इस मेथड का रूल यही है कि आप हर साल बुक वैल्यू या फिर हम कहें कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड से अलग है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो हम हमेशा जिस एसेट को आपने जिस भी प्राइस पे परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 9,000 पर होगा। अब 9,000 पर 10% डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे फॉर द होल ईयर, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आएगा 900 रुपए। एंड देन हम अगेन वापस से क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप 9,000 में से लेस करेंगे 900, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,100। इसी तरह हम थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नाउ अगेन डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस पे होगा। लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग बैलेंस था 8,100, तो यही आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब 8,100 पर कैलकुलेट करेंगे 10% डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आएगा 810। एंड देन हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस के लिए आप 8,100 में से लेस करेंगे 810, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 7,290। और इसी तरह आप हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इस मेथड में जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो यह है कि अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप हर साल ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि क्या मेरिट्स हैं इस मेथड को यूज करने के, क्या क्या आपकी एडवांटेजेस हैं अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला एडवांटेज है इजी कैलकुलेशन। इसमें लिखा है कि it is easy to calculate the depreciation under this method
even if some new assets are purchased year after year. इसका मतलब है कि अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए तो काफी इजी होता है आपकी कैलकुलेशन करना। अगर आप और एसेट्स को परचेज भी कर लें तो भी इस मेथड का यूज करके आप डेप्रिसिएशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे लिखा है डिफरेंट एसेट्स आर ग्रुप्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि आप चाहें तो एक से ज्यादा एसेट्स को एक साथ जोड़ करके, जो सिमिलर एसेट्स हैं उनको एक साथ जोड़ करके भी आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट एडवांटेज हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, विच इज इजी कैलकुलेशन। देन आपका सेकेंड एडवांटेज है बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटन ऑफ टू जीरो। इसमें लिखा है दिस मेथड इंश्योर्स दैट द एसेट इज नेवर रिड्यूस्ड टू जीरो सो दैट some depreciation, however small, is debited to profit and loss account so long as the asset remain in use. इसका मतलब है कि अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हो तो आपकी एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। हमेशा कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आपका रहेगा, चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना हो, और वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा जब तक आप एसेट को यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कि जब तक आपके बिजनेस के अंदर एसेट को यूज किया जा रहा है तब तक उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा और आपके एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। इसी तरह आपका नेक्स्ट एडवांटेज है अप्रूव मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इसमें लिखा है दिस मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज परमिसिबल अंडर इनकम टैक्स रेगुलेशन। इसका मतलब है कि अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी अलाउड करती हैं डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस इंक्लूड करने के लिए। यानी अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो, अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन को शो करते हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी उसको अलाउड करेंगी। जब आप अपनी इनकम पर टैक्स देंगे आपको अलाउड होगा कि आप अपनी इनकम में से डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस डिडक्ट कर सके। तो ये आपके टोटल 3 एडवांटेजेस हैं रिटर्न डाउन वैल्यू को यूज करने के। इसी तरह कुछ आपके डिमेरिट्स भी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स के, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला डिमेरिट है एसेट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। इसमें लिखा है अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एन एसेट इवन इफ इट बिकम्स ऑब्सोलीट और यूजलेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो एंड सम बैलेंस हाउएवर स्मॉल वुड कंटिन्यू ऑन एसेट अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हो तो आपके एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, चाहे वो मशीन आपकी पुरानी ही क्यों ना हो जाए या चाहे उसका कोई यूज भी ना ले रहे हो। उसके बावजूद भी कभी भी आपकी मशीन जीरो के इक्वल नहीं आएगी, कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा ही रहेगा और जिसकी वजह से आपका एसेट अकाउंट भी कंटिन्यू रहेगा आपकी बुक्स में। तो ये एक डिमेरिट है कि अगर आपकी कोई एसेट खराब हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसे आप बिजनेस में यूज भी नहीं कर रहे, और क्योंकि आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए आपको हमेशा एसेट अकाउंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा अनलेस उसे आप सोल्ड कर दें। तो ये पहला डिमेरिट है। सेकंड डिमेरिट है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। ये डिमेरिट हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में भी पढ़ा था। इसमें लिखा है एज विद द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिस मेथड ऑल्सो डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट। इसका मतलब है कि जिस तरह स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके भी हम इंटरेस्ट के फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर पाते, उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते मशीनरी अकाउंट के अंदर, उसी तरह रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी इंटरेस्ट फैक्टर को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब सिंपली ये है कि जो पैसे आपके एसेट के थे, जिसका यूज आपने एसेट को परचेज करने के लिए किया, अगर उस एसेट को आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो उससे आपको इनकम जनरेट होती, उससे आपको इंटरेस्ट की इनकम होती। तो ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जिसका ट्रीटमेंट ना ही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में किया जाता है और ना ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर किया जाता है। तो ये एक डीमेरिट है कि हम इंटरेस्ट फैक्टर को रिकॉर्ड नहीं कर पाते रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। द नेक्स्ट है आपका थर्ड, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। इसमें लिखा है कि अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वेरियस एसेट्स
is not shown in the balance sheet. इसका मतलब है कि जब आप written down value method का यूज करते हो तो आप किसी भी एसेट को जिस पर भी आप written down value method का यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसे आप ओरिजिनल कॉस्ट में कभी भी बैलेंस शीट पे शो नहीं कर सकते। हमेशा उस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस ही होगा। आगे लिखा है sometimes the assets are grouped in such a way that it becomes difficult to know their specific identity. इसका मतलब है कि कई बार जब हम सिमिलर एसेट्स को एक साथ जोड़कर बैलेंस शीट में लिख देते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनकी सेपरेट वैल्यू को कैलकुलेट करना। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने 5 मशीन परचेज करी जो आपने अलग अलग डेट पे परचेज की। तो अलग अलग डेट पे परचेज करने की वजह से उन सब की वैल्यू भी एक पर्टिकुलर डेट पर अलग अलग होगी, पर आपने तो बैलेंस शीट पे उन सबको साथ में एक ही अकाउंट के अंदर जोड़ करके लिख दिया है। ऐसा करने की वजह से आप उन 5 मशीन्स का सेपरेट वैल्यू बता नहीं सकते किसी पर्टिकुलर डेट पे। then आगे लिखा है द रेसिड्यू बैलेंस ऑफ सम एसेट्स may continue in the balance sheet even after they have been actually scrapped. इसका मतलब है कि ऐसे कुछ एसेट जो आपके बिजनेस में एक्चुअली स्क्रैप्ड हो चुकी हैं, उनका कोई भी यूज नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी उन एसेट्स की कुछ वैल्यू हमेशा एसेट के अंदर इंक्लूड हो सकती है और उसकी वजह से उसे हमें बैलेंस शीट में शो करना पड़ सकता है, जो आपके अकाउंटिंग में गलत है। ये आपकी बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके आप ओरिजिनल कॉस्ट का और अप टू डेट डेप्रिसिएशन का पता नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थे आपके 3 डिमेरिट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस तरह हमने इस वीडियो के अंदर रिटन डाउन वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करते हैं और साथ ही क्या डिमेरिट हैं और क्या मेरिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ इस मेथड को और बेटर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 6 में करेंगे, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।